तो हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम, गणित में अगर कोई भी चीज शुरुआत करनी है तो सबसे पहले कहाँ शुरुआत होती है? नंबर सिस्टम से। तो हम लोग आज जानेंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और उनकी परिभाषा और उनके गुण। तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे देखिए टॉपिक में ही लिखा हुआ है नंबर सिस्टम, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। पद्धति ये चीज। अब देखो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं उनका एक दूसरा भी नाम है काउंटिंग नंबर या फिर गणना की संख्या। कौन संख्या? गणना की संख्या। तो जो धूमिल तो नहीं हुआ है ना? गणना की संख्या जैसा शब्द है इसका, गणना करना, चीजों को गिनना। क्या करना? गिनना। जैसे अगर हम कोई चीज गिनना शुरू करते हैं तो कहां शुरू करते हैं? एक से। जीरो तो नहीं गिनते ना, कहां शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्या है हमारी, इसे गणना की संख्या या गिनती की संख्या भी कहा जाता है। इसीलिए इसकी जो परिभाषा बनती है वे संख्याएं जिनसे गिनती की जाए। क्या की जाए? गिनती की जाए। और वो संख्याएं कौन सी हो सकती है भाई? गिनती हमारी शुरू होती कहां से? एक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। कहां तक? अनंत तक जाती है। कई बार कंफ्यूजन ये होती है, बच्चे कहते हैं कि इसमें जो 10 है, क्या है? 10। इसमें 0 है यहाँ पर नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं थी उसमें 10 नहीं था, 1 से 9 तक ही रहता है। तो ऐसा नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है और कहां तक जाती हैं? अनंत तक। ये अनंत का निशान है। किसका निशान है? अनंत। ऐसे लेटा हुआ 8 अगर बना दिखे तो उसे क्या समझना? अनंत। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। और सबसे बड़ी कौन सी होगी? हाँ, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर कोई पूछे तो कोई नहीं, क्योंकि हर संख्या के बाद एक नई संख्या आ जाती है। जैसे अगर कहा जाए कि 1 करोड़ 2 करोड़, उसके बाद फिर कहते हैं 100 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 1 अरब करोड़, तो संख्या कभी खत्म नहीं होगी। तो ये तो हो गई प्राकृतिक संख्याएं। अब इसमें क्या हुआ भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब अकेले अकेले लिखे हुए थे। और जो साथ में संख्याएं होती जैसे 10 11 12 13 14 है ना, तो इसमें 0 जो था वो 1 के साथ में, 2 के साथ में, 3 के साथ में, 4 के साथ में, 5 के साथ में, 9 के साथ में, 0 जो भी था वो किसी ना किसी के साथ में आ रहा था ना साथ। भाई 10 कहो तो 1 के साथ आया, 20 कहो तो 2 के साथ आया, 30 कहो तो 3 के साथ आया। तो 0 ने कहा ऐसा है जब 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या है अंक, ये अंक ही तो है, ये अकेले में रह सकते हैं, तो मैं भी अकेले में क्यों नहीं रह सकता? मेरा भी वजूद अकेले का होना चाहिए। तो गणितज्ञों ने कहा ऐसा है, तो वहां जरूरत नहीं था। लेकिन जब उन्होंने जोड़ घटाना गुणा भाग शुरू किया, कोई कहा कि 3 में से 2 घटाओ तो 1 आता है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या में है। 4 में से 2 घटाओ 2 आता है, वो भी प्राकृतिक संख्या में है। लेकिन किसी ने कहा कि अगर 3 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा? कहें 0, कहें 0 भी अकेला क्यों नहीं होना चाहिए। तब 0 ने कहा कि अब मेरी अहमियत समझ में आई अकेले की, तो नई संख्या बनाई गई जिसका नाम था होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कुछ नहीं थी, वही प्राकृतिक संख्या में 0 को अकेले में मिला लिया गया। मतलब कि जो पूर्ण संख्या वो हमारी शुरू होती है कहां से? 0 से शुरू होती है। कहां से? हाँ, तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? अनंत तक, है ना। अब ये कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। क्या हो गई? इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछा जाए तो कौन है? 0। और सबसे बड़ी अगर कहा जाए तो कोई नहीं। इसमें भी कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। इसके बाद बारी आती है इंटीजर्स की या फिर पूर्णांक। अगर इसके शब्द को आप देखोगे, पूर्णांक मतलब पूरा पूर्णांक। जैसे 1 पूरा है, 1 रोटी पूरी पूरी होती है, 2 रोटी पूरी पूरी है ना। लेकिन अगर मैं कह दूं 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है आधा, वो पूरी पूरी संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जो पूरी पूरी हो अपने में, उसे कहा जाता है पूर्णांक। और ये 2 तरीके से होती है। एक होता है धन पूर्णांक, मतलब प्लस वाली संख्याएं। कौन सी? प्लस वाली संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। और माइनस वाली संख्याएं, -1 -2 -3 -4
डॉट 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 ऐसे ही होती चली जाएंगी। बीच में किसमें और रहेगा कौन? शून्य। कौन रहेगा? कौन? शून्य। तो अगर पूर्णांक की बात की जाए तो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य तीनों को अगर मिला लिया जाता है तो उसे बनता है पूर्णांक। जरूरत क्यों हुई इनकी? कई बार हमको यह होता है कि जमीन की सतह से ऊपर की ऊंचाई नापना और जमीन की सतह से नीचे की गहराई नापना, है ना। तो गहराई के लिए माइनस में संख्याएं यूज की गई और ऊंचाई के लिए प्लस में संख्याएं यूज की गई, है ना। और जो सतह होगी, जमीन होगी, उसको कहा गया कि यहाँ पे जीरो है। क्या है? जैसे तापमान नापना हो गया तो 0 डिग्री सेल्सियस को बीच वाला चीज मान लिया। 0 से कम तापमान होता है -1 डिग्री सेल्सियस, -2, -3, -4, मतलब 0 डिग्री से भी कम तापमान हो जाता है तो उसको माइनस में लिखते हैं, और 0 से ज्यादा होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो उसको प्लस में लिखते हैं, है ना। तो पूर्णांक की भी हमको जरूरत पड़ती है। संख्या रेखा पर इसको कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। बीच में होता है क्या? 0। दाहिनी तरफ इधर होते हैं धन पूर्णांक, क्या होते हैं? पॉजिटिव। और बाईं तरफ होता है निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर ऊपर नीचे की बात की जाए तो ऊपर नीचे में जो ऊपर होता है वो प्लस वाला होता है। क्या होता है? प्लस वाला। और नीचे जो होता है वो माइनस वाला होता है। मतलब ऊंचाई प्लस में रहती है और गहराई माइनस में। दाहिनी तरफ जाओ तो प्लस में, बाईं तरफ आओ तो माइनस में। अगर इधर हमको संख्याएं लिखनी पड़े तो इधर हम लिखेंगे 1 2 3 4, है ना, ऐसे लिखते चले जाएंगे। इधर लिखेंगे तो -1 -2 -3 ऐसे लिखते चले जाएंगे। ऊपर को लिखना होगा तो प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 ऐसे लिखते चले जाएंगे। नीचे लिखना होगा तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये चीज है ना। माइनस का मतलब होता है कमी और प्लस का मतलब होता है अधिकता। अब ये भी समझो, अगर कोई पूछे कि बताओ -3 बड़ा कि -4 बड़ा, तो -3 बड़ा है, ये बड़ा है, और ये क्या है? ये छोटा है। क्यों? क्योंकि जब पूरा पूरा गिलास अगर भरा हो मान लीजिए और उसमें से अगर 3 चम्मच पानी निकाला गया हो और दूसरे वाले में से 4 चम्मच पानी निकाला गया हो, तो जिसमें से 4 चम्मच पानी निकाला गया है वो ज्यादा कम हो जाएगा ना, है ना। तो ये चीज होता है पूर्णांक। अब इसके बाद बारी आती है रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या। बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए। तो P/Q के रूप में लिखा जाए और Q क्या हो? 0 के बराबर ना हो, मतलब हर जो है कभी 0 ना हो। और P और Q मतलब यहाँ पर जो भी अंक होंगे वो क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। पूर्णांक मतलब कि वो प्लस वाली संख्याएं भी हो सकती हैं और माइनस वाली संख्याएं भी हो सकती हैं। मतलब कहीं पर अगर लिखा मिल जाए -3/2, -3/, तो ये परिमेय संख्या है। कहीं पर केवल ऐसे -3 लिखा है तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि -3 को बटे में 1 लगा सकते हो ना, है ना। कहीं पर ऐसे लिखा मिल जाए 2 तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी तुम 2/1 लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि पहले बनी प्राकृतिक संख्या, फिर बनी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या समाहित है ना। और फिर बनी पूर्णांक, और पूर्णांक में ये दोनों संख्याएं समाहित है। देखो इसमें है नहीं ये दोनों संख्याएं। फिर बनी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में ये ऊपर की तीनों संख्याएं इसमें समाहित है। इसके बाद बारी आती है इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अगर इसके आप शब्द को ध्यान दोगे, लिखा है अपरिमेय, मतलब जो परिमित ना हो, जिसको बांधा ना जा सके, जो फिक्स ना हो। इसमें क्या है? इसमें जो भी दिया रहेगा उसको अगर आप हल करोगे तो हल करने के बाद चाहे वो दशमलव में जाए, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 10 अंक, 100 अंक तक जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कटेगा जरूर, कहीं ना कहीं कटेगा जरूर। मतलब ये भी हो सकता है कि ना कट रहा हो तो रिपीट करे। क्या करे? रिपीट करे। हम भाग देते चले जाएं, वो क्या करे? रिपीट। जैसे हम 3 से अगर 10 को भाग देते हैं तो 3 तिया 9, फिर 1 बचा, दशमलव लगाओगे 0, फिर 3 तिया 9, फिर क्या बचेगा? 1 बचेगा, दशमलव लगा फिर 0, बार बार 3 3 होता चला जा रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा। क्या हो रहा? रिपीट हो रहा। मतलब ये कट तो नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा। तो ये नॉन रिकरेंस है, मतलब नॉन रिकरेंस, नॉन रिकरेंस है, मतलब कट भी नहीं रहा है और रिपीट कर रहा है ना। मतलब कि रिकरेंस तो होगा। ये क्यों रिकरेंस कर जाएगा? क्योंकि इसको हम परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, इसकी हम निश्चित वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रिपीट कर रहा है, लेकिन जो अपरिमेय संख्या होती है
इसमें क्या होगा, ना तो रिपीट करेगा, ये देखो रिपीट कर रहा है ना, ये रिपीट कर रहा है ना, ये नॉन रिकरेंस नहीं होता, ये रिकरेंस होता है। अभी यहां हमको दिख रहा कि ये कट नहीं रहा, लेकिन इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, इसका मान हम निकाल लेंगे, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होता है, ऐसी संख्याएं होती हैं जो ना तो रिपीट करेंगी, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरेंस, ना तो रिपीट करें और ना कटें, ना पुनरावृत्ति हो, जैसे यहां पुनरावृत्ति हो रही है ना, 3 बार आ रहा, ना पुनरावृत्ति हो और ना कटें। ऐसी संख्याएं जो रहती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे √2 का मान अगर निकालोगे तो कभी ना तो ये रिपीट करेगा और ना ये कभी खत्म होगा। √4 कहा जाएगा, √4 का तो मान तो 2 हो जाता है ना, तो ये अपरिमेय नहीं है। लेकिन √2, √3, √5 कहने का मतलब ये जितनी अभाज्य संख्याएं हो और उनके ऊपर रूट लग गया हो, उनके ऊपर क्या लग गया हो, रूट लग गया हो, अभाज्य संख्याएं हो, रूट लग गया हो, स्क्वायर रूट का ये सिंबल होता है, वो सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। क्या हो जाएं, जो 2 से विभाजित हों, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... ये सब 2 से कट जाती है ना, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सम संख्या। इसको 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। विषम संख्या, ऑड नंबर, जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे होती हुई चली जाए, ये क्या हो गई, ये हो गई विषम संख्याएं। अब आती है तीसरी, अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। इसकी गलत डिफिनेशन कुछ लोग बता देते हैं, कहते हैं जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, बाकी किसी और से ना कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। क्या कहते हैं कि 1 से कटे या फिर अपने आप से कटे और किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। लेकिन ये परिभाषा गलत है। इसकी सही परिभाषा ये है कि 1 से तो सारी संख्याएं कटी जाती हैं, मतलब खुद से विभाजित हो, 1 से विभाजित हो, लेकिन उसके कम से कम 2 अलग अलग गुणनखंड भी बनने चाहिए। अब देखो, जो 1 से और खुद से है ना, खुद से विभाजित हो, तथा कम से कम ये कंडीशन रहती है, कम से कम 2 अलग अलग गुणनखंड बने, ये जरूरी कंडीशन है, गुणनखंड बने तभी वो अभाज्य होंगी। जैसे अगर मैं कहूं कि क्या 1 अभाज्य संख्या है, भाई 1 भी तो खुद से कटता है, 1 से कटता है, तो क्या ये अभाज्य है, नहीं है ये। क्यों, क्योंकि इसके 2 अलग अलग गुणनखंड नहीं बन सकते, इसीलिए 1 को अभाज्य संख्या नहीं कहा जाता। 2 है, क्योंकि 2 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, इसके 2 अलग अलग गुणनखंड कौन बन सकते हैं, इसको 2 गुणे 1 कह सकते हो, एक गुणनखंड 2 है, दूसरा गुणनखंड 1 है ना। 3 जो है वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 से कटता है या फिर 1 से कटता है और इसके 2 गुणनखंड भी अलग अलग बन जाते हैं, 3 गुणे 1 है ना। एक खासियत और देख रहे होगे इसमें कि जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उसके 2 ही गुणनखंड बनते हैं, एक तो ये फिक्स वाला अपना 1 और दूसरा वो संख्या जो खुद है। जैसे 2 के 2 गुणनखंड कौन से बने, 2 गुणे 1 बना। 3 के कौन से बने, 3 और 1 है ना। 5 का कौन बनेगा, 5 का भी कौन बनेगा, सिर्फ 5 और 1।
तो एक तो सब में है, मतलब एक सब में रहेगा गुणनखंड, जितनी भाज्य संख्या रहेंगी, और दूसरा वो खुद ही रहेंगी। यही इसके दो अलग अलग गुणनखंड होते हैं, है ना। अब इसके बाद है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं कि जैसे आपस में कोई दो दोस्त हैं और वो एक दूसरे से नहीं कटने वाले। जैसे मैं कहूं 4 और 5, ये क्या एक दूसरे से कटेंगे? नहीं कटेंगे ना। तो ये क्या है? ये सह अभाज्य है। ये दो साथी हैं और दोनों आपस में अभाज्य हैं। ना तो 4 से 5 कटे, ना 5 से 4 कटे। जैसे 13 14, 13 और 14। अब यहां पे देखो, इसको अभाज्य कहा जा रहा है, लेकिन इसमें देखो भाज्य वाला चीज है ना, 4 है ना भाज्य। इसमें देखो ये भी भाज्य है ना, है तो ये भाज्य, लेकिन 13 के साथ ये अभाज्य है। 13 के साथ ये क्या है? अभाज्य है। 13 से ना तो 14 कटे, ना 14 से 13 कटे। आखिरी में बचता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यूं समझो कि प्राइम नंबर का उल्टा है। प्राइम नंबर का क्या है? उल्टा। इसमें कहा जाता है कि जिसके केवल 2 ही गुणनखंड बने। कितने बने? 2। लेकिन इसमें क्या होता है? 2 से अधिक गुणनखंड बने। 2 से अधिक गुणनखंड बने। 2 से अधिक गुणनखंड बने। जैसे अगर मैं कहूं कि 4, तो 4 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? एक तो हो सकता है 4 गुणे 1, हो सकता है ना। एक ये भी हो सकता है 2 गुणे 2 गुणे 1, हो सकता है, नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है 2 गुणे 2, तो ज्यादा बन रहे हैं ना इसके गुणनखंड, है ना। तो जब 2 से ज्यादा गुणनखंड बनने लगे, जैसे इसमें देखो 3 बन गए ना, बन गए ना। जब 2 से ज्यादा गुणनखंड बने तभी उसको कहते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। तो ये थी संख्याएं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ अन्य गुणन के, ठीक है।